एवरीवन, आज के इस सेशन में हम फाउंडेशन बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के डीपीपीस को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली आज के इस सेशन में जो आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वो होंगे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन पर बेस्ड। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। ओके, तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं और सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल कहाँ एब्सेंट होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल सेल्स, ऑप्शन बी प्लांट सेल्स, ऑप्शन सी फंगल सेल्स या लास्ट ऑप्शन डी एनिमल सेल्स। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी एनिमल सेल्स, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की, सपोज हम अपनी ही बॉडी की बात कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में तो इतने सारे सेल्स होते हैं और वो भी अलग अलग टाइप के, है कि नहीं। हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के। तो आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी में जो इतने सारे सेल्स हैं, उन सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी एनिमल सेल्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ऑप्शन बी पेप्टिडोग्लाइकेन, ऑप्शन सी सुबरिन एंड लिग्निन एंड लास्ट ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी सुबरिन एंड लिग्निन, है ना। हमने क्या पढ़ा था? सपोज हम बात करते हैं एक प्लांट सेल की, हम बात करते हैं एक प्लांट सेल की, और वो प्लांट सेल भी कैसा है? काफी यंग है। तो हम बात कर रहे हैं एक यंग प्लांट सेल की। तो उस यंग प्लांट सेल में केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है ना। एक यंग प्लांट सेल में केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो कि बनती है सेल्यूलोज की। लेकिन इसके बाद में फिर वो जो सेल है मैच्योर हो जाता है, वही प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है। तो एट मैच्योरिटी उस प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है। देखो, जब प्लांट सेल यंग है तो उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल है, केवल प्राइमरी सेल वॉल है जो कि बनती है सेल्यूलोज की। लेकिन जैसे ही वो प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो एट मैच्योरिटी उस प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है। उस मैच्योर प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है, और वो सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है सुबरिन एंड लिग्निन की, जिसके कारण वो सेकेंडरी सेल वॉल इम्परमिएबल हो जाती है। इम्परमिएबल, जिसके कारण अल्टीमेटली उस सेल की डेथ ही हो जाती है। भाई देखो, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है
वो किसकी बनी है? सुब्रिन एंड लिग्निन की, जिसके कारण जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो इम्परमिएबल हो जाती है। अब जब इम्परमिएबल ही हो जाएगी तो सेल के अंदर कुछ आ नहीं पाएगा, सेल के बाहर कुछ जा नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली सेल की डेथ तो होनी ही है ना। तो कुल मिलाकर के जब एक प्लांट सेल यंग होता है, जब एक प्लांट सेल यंग होता है तो उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। जब एक प्लांट सेल यंग होता है तो उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है, जो कि सेल्यूलोज की बनती है। लेकिन हाँ, जैसे ही वो प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो एट मैच्योरिटी उस प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है। उस मैच्योर प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है, जो बनती है सुब्रिन एंड लिग्निन की। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी, सुब्रिन एंड लिग्निन। इससे आपको कुछ याद आया? पेप्टिडोग्लाइकेन, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ना, वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। एक काम करते हैं ना, यहां पर हम लिख भी लेते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है क्या? बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है? द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स इज। क्या पूछ रहा है कि द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स। अब देखो ऐसा है कि प्लांट बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। प्लांट बॉडी में, एक प्लांट की बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। कौन से? अरे प्लांट सेल्स ही तो। भाई प्लांट बॉडी में तो प्लांट सेल्स ही पाए जाएंगे ना, प्लांट बॉडी में एनिमल या बैक्टीरियल सेल्स थोड़ी ना आ जाते हैं। फिर तो एक प्लांट बॉडी है, एक प्लांट बॉडी है और उस प्लांट बॉडी में बहुत सारे प्लांट सेल्स हैं। एक प्लांट बॉडी है जिसमें कि बहुत सारे प्लांट सेल्स हैं। अब जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं उनको एक साथ चिपक के रहना पड़ेगा, है कि नहीं? जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं उनको एक साथ चिपक के रहना पड़ेगा। तो उन एडजेसेंट प्लांट सेल्स को चिपकाने का काम किसका होता है? भाई एक प्लांट बॉडी में बहुत सारे प्लांट सेल्स हैं, तो जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं उनको एक साथ चिपक के रहना होता है। जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स है ना, उनको एक साथ चिपक के रहना होता है। तो एडजेसेंट प्लांट सेल्स को चिपका के रखने का काम किसका होता है? एडजेसेंट प्लांट सेल्स को चिपका के रखने का काम किसका होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी मिडिल लैमेला, ऑप्शन सी सेकेंडरी सेल वॉल, या लास्ट ऑप्शन डी टर्शियरी सेल वॉल। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिडिल लैमेला। देखो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस सेशन में कि जैसे हमें एक दीवार बनानी है, हमें एक वॉल बनानी है, तो उस दीवार को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अरे हमें एक दीवार बनानी है, एक वॉल बनानी है, तो उस वॉल को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए है? ईंटें, ब्रिक्स, है ना? क्या चाहिए हमें? ईंटें, ब्रिक्स। तो हमें दीवार बनानी है और दीवार बनाने के लिए हमको जो है
ईंटें चाहिए हैं, ब्रिक्स चाहिए हैं, तो किसी ने हमको ढेर सारी ईंटें ला करके दे दी, ढेर सारी ब्रिक्स ला करके दे दी कि चलो लो बनाओ अब दीवार, वॉल। तो आपने क्या करा, आपने ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया। आपने क्या किया, ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया, कुछ इस तरीके से, है ना, लाइक दिस। भाई आपको तो दीवार बनानी थी, वॉल बनानी थी, और वॉल को बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए थी, तो आपको कहीं से ब्रिक्स मिल गई, किसी ने आपको ढेर सारी ब्रिक्स, ईंटें ला करके दे दी कि लो अब बना लो दीवार। तो आपने क्या करा, ब्रिक्स को अब एक के ऊपर एक अरेंज करना शुरू कर दिया। भाई दीवार तो ऐसी बनती है ना, तो अब आपने क्या किया, ब्रिक्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखना शुरू कर दिया, कुछ इस तरीके से। लेकिन क्या हुआ, ईंटें रखते रखते आप थक गए, ईंटें रखते रखते आप थक गए। तो थकने के बाद आप जो है इसी दीवार से ऐसे टिक गए, इसी दीवार से आपने सोचा कि थोड़ा सा ऐसे टिक जाते हैं, थक गए हैं, 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, इसके बाद में फिर से जो है दीवार बनाएंगे। तो भाई इतनी तो आपने ईंटें रख ली थी और आपने बोला कि देखो मेरी इतनी तो दीवार बन चुकी है, फिर आप थक गए, आपने सोचा चलो चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं और इसी दीवार से जाकर के ऐसे टिक गए। समझे, इतनी दीवार आपने बना ली थी, इतनी दीवार आपने बना ली थी। कैसे बनाई थी, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ब्रिक्स आप अरेंज करते गए, फिर आप थक गए, आपने सोचा 2 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं, क्या ही जाता है। तो आप जाकर के ऐसे टिक गए इस दीवार से। जैसे ही आप टिके, जैसे ही आप टिके, तो कुछ ब्रिक्स जाकर के गिरी उधर, कुछ ब्रिक्स जाकर के गिरी इधर, और बाकी गिरी आपके सर पर। जैसे ही आप दीवार से जाकर के टिके, तो कुछ ईंटें जाकर के गिरी उधर, कुछ गिरी उधर, और बाकी की गिरी आपके सर पर। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपने ब्रिक्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज तो कर दिया था, लेकिन ब्रिक्स को तो जोड़ ही नहीं पाए। ब्रिक्स को तो आप, ईंटें जो हैं ब्रिक्स, उनको तो आप जोड़ ही नहीं पाए थे। कैसे जोड़ते हैं, फेविकॉल से, फेविक्विक से? अरे नहीं, सीमेंट लगाते हैं कि नहीं लगाते? फिर सीमेंट लगाते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ईंटों के बीच में, हैं? लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाना चाहिए, वरना तो कभी भी जो है ना आपकी दीवार बनी ना पाएगी। तो ईंटों के बीच में कुछ इस तरीके से है, ईंटों के बीच में, ब्रिक्स के बीच में हम कुछ इस तरीके से सीमेंट लगा देते हैं। और ये सीमेंट करता क्या है, ईंटों को जोड़ के रखता है, ईंटों को जोड़ के रखता है कि आप जो है अब कितना भी जाकर के इस दीवार पे ऐसे टिक जाओ, अब जो ईंटें हैं वो गिरेंगी नहीं। क्यों, आपस में जुड़ी हुई है ना सीमेंट से। मैं तो कहती हूं इस पे आप जाकर के लेट जाओ, फिर भी कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब ब्रिक्स को आपने जोड़ दिया है सीमेंट से। तो भाई प्लांट बॉडी भी तो ऐसी है कि प्लांट बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, प्लांट बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, तो सेल्स को एक साथ चिपक के रहना होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि बस प्लांट बॉडी में सेल्स हैं तो हैं, एक दूसरे से उन सेल्स को कोई मतलब ही नहीं है। अरे मतलब होता है, बिल्कुल होता है। तो जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं, एडजेसेंट प्लांट सेल्स का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज मैं एक प्लांट सेल हूं, मैं एक प्लांट सेल हूं, तो मैं अपने आस पड़ोसी वाले प्लांट सेल्स के साथ चिपक के रहूंगी। मैं इससे भी चिपकूंगी, मैं इससे भी चिपकूंगी, मैं यहाँ जो प्लांट सेल पड़ा होगा उससे भी चिपक जाऊंगी, यहाँ जो प्लांट सेल होगा मैं उससे भी चिपक जाऊंगी, क्योंकि हमें मतलब कौन, प्लांट सेल्स को चिपक के ही रहना होता है, तभी तो स्ट्रेंथ मिलेगी, वरना तो क्या। तो ये जो प्लांट सेल्स को जोड़ के रखने का काम होता है ना, एडजेसेंट प्लांट सेल्स को, ये किसका होता है, मिडिल लैमेला का होता है। और यही मिडिल लैमेला बनी होती है किसकी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। यही मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। ये मैंने आपको तब भी बताया था, मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे एक जो कच्चा फल होता है, जैसे कि आपके पास क्या है, अमरूद है, बहुत कच्चा है, तो उसको आप ऐसे खाने की कोशिश करोगे तो ठीक से खा नहीं पाओगे। क्यों, बहुत कड़क होता है ना, बहुत हार्ड होता है।
लेकिन जैसे जैसे अमरूद का जो फल है वो पकता जाएगा पकता जाएगा पकता जाएगा, वो सॉफ्ट होता जाएगा, और एक फुल पका हुआ अमरूद जो है आप बढ़िया तरीके से खा लेते हो बिना किसी परेशानी के। क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल लैमेला है ना, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई जो मिडिल लैमेला है ना, वो जैसे जैसे फ्रूट पकता है ना वैसे वैसे जेल में कन्वर्ट होती जाती है। और जाहिर सी बात है, जब मिडिल लैमेला जेल में कन्वर्ट होती जाएगी तो जो फल है वो सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। एक काम करो ना, यहाँ पे लिख लो लिख लो लिख लो, सब चीज़ें लिखने की आदत डालो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की कौन बनी होती है। बहुत मोटा लिख रहा है, रुक जाओ। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट तो एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना, कि जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं उनको जोड़ के रखने का काम किसका होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, तो मिडिल लैमेला की जिम्मेदारी होती है, जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, चलो ठीक है, मान लिया कि मिडिल लैमेला क्या है, एक सीमेंटिंग लेयर है ना। मिडिल लैमेला क्या है, अरे 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 अरे, मिडिल लैमेला क्या है, एक सीमेंटिंग लेयर है, सीमेंटिंग लेयर है जो कि एडजेसेंट प्लांट सेल्स को ऐसे चिपका के रखती है, जोड़ के रखती है। लेकिन कैसे कैसे? तो याद करो, मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको डायग्राम भी जो है ना दिखाया था, पिक्चर भी आपको दिखाई थी, जैसे कि ये एक प्लांट सेल है, थोड़ा सा मोटा बनाऊं क्या है, क्या बोलते हो, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं। ये देखो, ये एक प्लांट सेल है, और चलो यही बना देती हूँ, ये एक दूसरा प्लांट सेल है, ये एक दूसरा प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल, ये दूसरा प्लांट सेल। ये मैंने रेड क्या बनाई है, ये रेड मैंने बनाई है प्राइमरी सेल वॉल। ये रेड क्या है बेटा, ये रेड है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या आती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आती है सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, कुछ इस तरीके से। अरे अरे अरे, लाइक दिस, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी सेल वॉल। तो रेड वाली क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। अरे रेड वाली क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, और पिंक वाली क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही डेवलप होती है, ये नहीं कि बाहर हो रही, कि सेकेंडरी है तो बाहर डेवलप होगी, ना ना ना। पहले कौन थी भाई, पहले से कौन थी, जब प्लांट सेल बच्चा था, जब प्लांट सेल यंग था, तब तो केवल उसके पास प्राइमरी सेल वॉल थी, है ना। आप बोलोगे कि मैम उसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पहले से है ना, इसलिए। जो बाद में देखो, पहले आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्लासेस। फिर आप जाते हो सिक्स सेवंथ में, तो उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी क्लासेस। तो पहले जिन क्लासेस में आप पढ़ते हो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी क्लासेस, बाद में जिन क्लासेस में आप जाते हो उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी क्लासेस। तो जो लेयर पहले से है, जो सेल वॉल पहले से है, पहले से कब से, जब से प्लांट यंग है, जब से प्लांट सेल यंग है, मतलब प्लांट यंग होगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट सेल्स भी कैसे होंगे, यंग होंगे। तो वो सेल वॉल जो कि पहले से है, कितने पहले से है, तो जब से प्लांट सेल यंग है, जब से प्लांट यंग है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। फिर इसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है, तो वो डेफिनेटली कहाँ आएगी, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही आएगी, ये नहीं कि बाहर आ रही ना। सेकेंडरी सेल वॉल है तो वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही आएगी। और कुछ कुछ केसेस में है ना, कुछ कुछ केसेस में जो है टर्शरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है। आप सोचोगे कि मैम ये तो एकदम ही जो है ना रबिश लिखा है टर्शरी सेल वॉल, ना रबिश नहीं लिखा है, कुछ कुछ प्लांट सेल्स में टर्शरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है, बताइए भाई। ठीक है, ओके, तो प्राइमरी सेल वॉल ये हो गई, सेकेंडरी सेल वॉल ये हो गई। और एक काम करते हैं, अब जो है ना हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना लेते हैं, इतने क्या बोलते हैं, इतना सब कुछ बना ही लिया है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना लेते हैं। थोड़ा सा पतला बनाएंगे क्योंकि वो पतली ही होती है,
है ना, तो जैसी है वैसी बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पढ़ाया तो था मैंने कल, सब तो पढ़ा दिया। अब क्या, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, रेड वाली प्राइमरी सेल वॉल, पिंक वाली सेकेंडरी सेल वॉल, ब्लू वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहां पर क्या है, अब ये दोनों एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं, है कि नहीं, ये दोनों एडजेसेंट प्लांट सेल्स है, तो इनको जोड़ के रखने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अरे एडजेसेंट प्लांट सेल्स को जोड़ के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लैमेला की। वो क्या है, सीमेंटिंग लेयर है एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में। तो आप बोलोगे कि मैम मिडिल लैमेला तो दिख ही नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, बना देती हूं मैं अभी। ये लो, ये पीली पीली क्या बनाई है, ये पीली पीली बनाई है मिडिल लैमेला। क्या बनाई है, मिडिल लैमेला। दिस इज मिडिल, हाय स्पेलिंग अलग लिख दी, मिडिल लैमेला। तो आप देख सकते हो इस मिडिल लैमेला को देख करके कि इस मिडिल लैमेला ने किया क्या है, कि जैसे मैं एक मिडिल लैमेला हूं, मैं कौन हूं, एक मिडिल लैमेला हूं, मेरे यहां पर भी एक प्लांट सेल है, मेरे यहां पर भी एक प्लांट सेल है, इन दोनों ही प्लांट सेल्स को मुझे जोड़ के रखना है। अरे मैं एक मिडिल लैमेला हूं, मेरे यहां पर प्लांट सेल है, यहां पर भी एक प्लांट सेल है, इन दोनों ही प्लांट सेल्स को मुझे जोड़ना है। तो मैं कैसे जोड़ूंगी, इन दोनों ही प्लांट सेल्स की जो प्राइमरी सेल वॉल है, इन दोनों ही प्लांट सेल्स की जो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं, उनको मैं चिपका देती हूं। तो देखो यहां पर, देखो ये जो दोनों प्लांट सेल्स हैं, एडजेसेंट प्लांट सेल्स, ये आपस में कैसे जुड़ पाए, तो मिडिल लैमेला के थ्रू। लेकिन इस मिडिल लैमेला ने किया क्या, देखो इस प्लांट सेल की भी प्राइमरी सेल वॉल और इस प्लांट सेल की भी प्राइमरी सेल वॉल, अरे इसकी भी प्राइमरी और इसकी भी प्राइमरी सेल वॉल, दोनों ही प्राइमरी मतलब दोनों ही एडजेसेंट सेल्स की जो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं उनको जोड़ दिया गया है। तो ये भी सवाल बनता है कि भाई मिडिल लैमेला चलो ठीक है, सीमेंटिंग लेयर तो है, लेकिन कैसे सीमेंटिंग का काम करती है, तो जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स है ना उनकी प्राइमरी सेल वॉल्स को जोड़ के, क्योंकि भाई बाहर तो वही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है, सेकेंडरी सेल वॉल भी अंदर है, बाहर क्या है प्राइमरी सेल वॉल, तो उसी को जोड़ दिया जाता है। समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमको एक गलत स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन ए, द सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिटेड ऑन द इनर फेस ऑफ द प्राइमरी वॉल, बिल्कुल सही बात है, यही चीज मैंने आपको बताई है कि जब प्लांट सेल यंग होता है, बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। जब वो प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो एट मैच्योरिटी उस प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। देख सकते हो ना आप लोग, यही तो मैंने बताया था कि पहले क्या होगी, सबसे पहले क्या होगी प्राइमरी सेल वॉल, फिर जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं एट मैच्योरिटी उनके अंदर जो है सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो ही जाती है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। सर्टेन सेल्स आर देयर, सर्टेन प्लांट सेल्स आर देयर जिनमें एट मैच्योरिटी सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है, लेकिन वो सेकेंडरी सेल वॉल कहां डेवलप होगी, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। ये नहीं कि बाद में आ रही है तो बाहर डेवलप हो रही है ना, अंदर होती है, अंदर अंदर अंदर। देखो जो पहले आया है उसकी चलेगी, पहले कौन है, पहले से आप बोल सकते हो कि प्राइमरी सेल वॉल है तो चलेगी उसकी, सेकेंडरी सेल वॉल आ भी जाएगी ना तो वो उसको बोलेगी कि नहीं बाहर तो मैं ही बैठूंगी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर फेस ऑफ द प्राइमरी वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना वो कहां डिपॉजिट होती है, ऑन द इनर फेस ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। तो हमें तो गलत बात चूज करनी है, तो मतलब ये तो हमारे सवाल का जवाब होने से रहा। सेकेंड देखते हैं, सेल वॉल इज अ रिजिड एंड लिविंग लेयर विच सराउंड्स द सेल। अब पहले बार तो पढ़ने में लगेगा कि वाह क्या बात लिखी है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, लिविंग होती है और सेल को सराउंड करती है, सही तो है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड लिविंग, इसने पूरा काम खराब कर दिया। क्यों, क्या समझाया मैंने कि सेल वॉल तो नॉन लिविंग होती है, समझाया ना। फिर इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और अगर गलत है तो डेफिनेटली यही क्या होगा,
हमारे सवाल का सही जवाब, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है। तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ने की आदत डालो। पहली नजर में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगेगा कि हाँ सेल वॉल इज रिजिड, लिविंग और सराउंड करती है सेल को, लेकिन भैया नॉन लिविंग होती है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है लिविंग, लेकिन सेल वॉल तो नॉन लिविंग ही होती है। ठीक है, तो क्या करोगे, मार्क करोगे इसको। एक काम करो ना, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ ही लो क्या जाता है। सी देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन एंड सुबरिन द सेकेंडरी सेल वॉल बिकम्स इम्परमिएबल, बिल्कुल सही बात है, टू द सब्सटेंसेस एंड द सेल बिकम्स डेड। भाई जो सेकेंडरी सेल वॉल है, क्योंकि वो बनती किसकी है, लिग्निन एंड सुबरिन की, तो इम्परमिएबल हो जाती है लिग्निन एंड सुबरिन के कारण, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि इम्परमिएबल हो गई। अब इम्परमिएबल हो ही गई है तो ना सेल के कुछ अंदर आ पा रहा है, ना सेल से कुछ बाहर जा पा रहा है, तो सेल तो मर ही जाएगा दुख से। ठीक है, तो सेल बेसिकली डेड हो जाता है। जो कॉर्क सेल्स होते हैं ना, कॉर्क सेल्स, वो ऐसे ही होते हैं। कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स ही होते हैं। डेड सेल्स कैसे होते हैं, तो बन जाती है सेकेंडरी सेल वॉल और हो जाते हैं डेड। चलो, सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मैच्योर प्लांट सेल्स, ये भी बिल्कुल सही है कि हाँ जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मैच्योर प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है, यंग में नहीं पाई जाएगी, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, केवल बी, उसी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अनथिकन्ड एरियाज इन द सेल वॉल आर कॉल्ड, अनथिकन्ड एरियाज मतलब कि वो एरियाज कहाँ, सेल वॉल में है ना, एरियाज कहाँ, सेल वॉल में जो कि थिक नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं, पिट्स। याद आया, देखो मैं चलो एक काम करते हैं, यहाँ बता देती हूँ। जैसे देखो ये क्या है, एक प्लांट सेल है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल है और दिस वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। रेड वाली क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल। येलो वाली क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब देखो यहां पर ना बीच बीच में थिकनिंग गायब हो जाती है, ठीक है। तो आपको लगेगा यार यहां पे तो सेल वॉल जो है वो पतली पतली हो गई है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल, इन दोनों को ही तो मिला करके हम सेल वॉल बोलते हैं ना, इन दोनों को ही मिला करके तो हम सेल वॉल बोलेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं आपको लगेगा कि यार जो सेल वॉल है वो पतली हो गई है। सेल वॉल पतली क्यों हो गई है, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि देखो इन रीजन्स में जो है, इन एरियाज में देखो जो सेल वॉल है वो पतली हो गई है, तो सेल वॉल पतली होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर सेल वॉल है ही नहीं। अरे प्राइमरी है लेकिन सेकेंडरी नहीं। देखो ना, इस रीजन को देखो, इस रीजन को देखो, यहां देखो, तो यहां पर आपको सेल वॉल पतली दिख रही कि नहीं दिख रही, क्यों, प्राइमरी सेल वॉल तो है लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। तो ऐसे अनथिकन्ड एरियाज को इन द सेल वॉल क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं पिट्स, ये सारे क्या हैं, पिट्स। तो पिट्स की खास बात क्या होती है, पिट्स बेसिकली है क्या, अनथिकन्ड एरियाज या अनथिकन्ड रीजन्स इन द सेल वॉल। तो वहां पर प्राइमरी सेल वॉल तो होती है लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए वो सेल वॉल वहां से क्या दिखती है, पतली दिखती है। अरे देखो मैं आपको बताऊं, प्राइमरी सेल वॉल तो पतली होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है मोटी। प्राइमरी, ये मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि सपोज आपके पास एक मोटा बॉर्डर है, एक मतलब एक मोटा रिबन है और एक पतला रिबन है, एक मोटा रिबन एक पतला रिबन, दोनों ही रिबन्स से आपको क्या करना है, एक बॉर्डर बनानी है। तो बॉर्डर की थिकनेस के लिए, बॉर्डर की थिकनेस के लिए कौन सा रिबन रिस्पॉन्सिबल होगा, मोटा वाला। अरे यार आपके पास दो टाइप के रिबन है, एक मोटा और एक पतला, और दोनों ही रिबन से आप क्या कर रहे हो, एक सुंदर सी बॉर्डर बना रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो बॉर्डर है ये इतनी चौड़ी कैसे हो पाई है, ये जो बॉर्डर है ये इतनी मोटी कैसे हो पाई है, तो आप बोलोगे कि मैम क्योंकि हमारे पास मोटा वाला रिबन था। तो मोटा वाला रिबन, चौड़ा वाला रिबन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटापा ऑफ बॉर्डर, है कि नहीं। तो यहां पर भी देखो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो तो पतली होती है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मोटी होती है, मोटी होती है। तो सेल वॉल की थिकनेस के लिए, सेल वॉल की थिकनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेल वॉल। क्यों, क्योंकि वो ही मोटी होती है, प्राइमरी तो पतली होती है। तो देखो यहां पर जहां जहां भाई देखो सेल वॉल की थिकनेस के लिए
सेकेंडरी सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल है, और जहां जहां जिन जिन एरियाज में जिन जिन रीजन्स में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, जिन जिन रीजन्स में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, तो वो तो पतले हो ही जाएंगे ना, थिन हो ही जाएंगे। ऐसे ही अनथिकन्ड एरियाज को हम क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स इज स्टैब्लिश्ड बाय। अरे अब जो है क्या करें, चलो एक और डायग्राम बनाते हैं, एक और डायग्राम, रुको थोड़ा सा पास बनाएंगे इसको, लाइक दिस। ठीक है, ये हमने क्या बना दी? सेकेंडरी सेल वॉल। रेड वाली तो प्राइमरी सेल वॉल है, सबको समझ में आ रहा होगा हैं, अब तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। रेड वाली क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। येलो वाली क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। अरे रेड वाली है प्राइमरी, येलो वाली है सेकेंडरी सेल वॉल। इनके बीच में क्या आने वाला है भाई? इनके बीच में आने वाला है मिडिल लैमेला। ये देखो, ये क्या आ गया? मिडिल लैमेला। अब देखो ऐसा है, ये तो कोई बात नहीं होती कि इस सेल की और इस सेल की आपस में कट्टी हो जाए, कि मैं तुझसे कट्टी तू भी मुझसे कट्टी, कोई बात नहीं कर रहा है किसी से, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सपोज इस सेल के पास खाना आ गया है, इस सेल के पास खाना आ गया है, और ये सेल बोल रहा है कि भाई मुझे भी दे दे खाना, मेरे को भी भूख लग रही है। तो ये सेल बोलेगा चल ठीक है, ले ले, क्या बड़ी बात है। समझ रहे हो? इस सेल के पास खाना है, इसके पास नहीं है, तो ये बोलेगा सेल मुझे भी दे देना अपना खाना, मेरे साथ शेयर कर ले। तो ये कहेगा चल ठीक है, मैं कर लेता हूँ शेयर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब इतनी सारी लेयर्स है। इनफैक्ट यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बना ही देते हैं ना, यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना ही देते हैं। ये हरी हरी क्या है? हरी हरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना ही देते हैं, ठीक है ना। तो मुद्दा ये है कि ये सेल है, ये सेल अपना खाना इस सेल के साथ शेयर करने के लिए रेडी है। लेकिन मुसीबत ये है कि इस सेल से जो खाना है, इस सेल से जो खाना है वो इस सेल तक पहुंचेगा कैसे? बीच में इतनी सारी लेयर्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, फिर इस सेल की प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद में क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो मुसीबत तो ये है कि इस सेल का जो खाना है वो इस सेल तक कैसे पहुंचेगा। तो देखो ऐसा है, बीच में ना कुछ गैप्स बन जाते हैं, बीच में कुछ गैप्स बन जाते हैं, और इन गैप्स में क्या होता है? इन गैप्स में लिख देती हूं मैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, इन गैप्स में मिडिल लैमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट हो जाते हैं। आई बात समझ में? ये गैप आपको दिख रहा है? ये गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, इस गैप में क्या हुआ है? मिडिल लैमेला, दोनों ही सेल्स के बीच में जो मिडिल लैमेला है, दोनों ही सेल्स की जो प्राइमरी वॉल है, दोनों ही सेल्स की जो सेकेंडरी सेल वॉल है, वो गायब हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक गैप बन जाता है, एंड दिस गैप इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखो क्या कर रही है, इस गैप को लाइन कर रही है, और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा है ना, प्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हैं इसी गैप को। और फिर यहीं से क्या होता है? इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इस सेल की साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है, और इसी गैप से, इसी प्लाज्मोडिस्मेटा गैप से इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल से कनेक्टेड रहता है। समझे? तो द कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल्स इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कौन करता है एस्टैब्लिश? तो लिखना यहां पर प्लाज्मोडिस्मेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट एंड एनिमल सेल्स, फंगल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, या लास्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, सब में। अरे सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है भैया, सेल वॉल की बात नहीं हो रही है।
कि प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, अल्गल सेल्स, सिर्फ उन्हीं में होगी बैक्टीरियल, सिर्फ उन्हीं में होगी सेल वॉल, बाकी एनिमल सेल्स में जो है सेल वॉल नहीं होगी। अरे यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एसेंशियली रिक्वायर्ड होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए कि भाई इन सब में सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे सेल यूकैरियोटिक हो, सभी सेल्स में, आई रिपीट, सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सभी सेल्स में, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट, चाहे कुछ भी हो, सभी लिविंग सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। समझे? तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई, आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, तो आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है उसकी स्टडी करी गई थी, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी, और उस स्टडी से पता चला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। उस स्टडी से पता चला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। फिर इसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग उन्होंने मॉडल दिए कि देखो ये मॉडल हमारा बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अलग अलग मॉडल्स दिए जाने लगे अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन इसके बाद में हुआ क्या? एक मॉडल को सबसे ज्यादा लोगों ने सराहा, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया कि हाँ जो ये मॉडल है ये बिल्कुल जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सही स्ट्रक्चर बता रहा है, और उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी, और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए परकिंजी, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी सिंगर एंड निकलसन, या लास्ट ऑप्शन डी डू जार्डेन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी सिंगर एंड निकलसन। और मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये चीज समझ ली थी। चलो, प्राइमरी सेल वॉल इज डैश लेयर्ड एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज डैश लेयर्ड। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो कितने लेयर की होती है और सेकेंडरी सेल वॉल कितने लेयर की होती है? ऑप्शन ए मल्टी लेयर्ड सिंगल, ऑप्शन बी सिंगल डबल, ऑप्शन सी सिंगल एंड थ्री, एंड लास्ट ऑप्शन डी थ्री एंड सिंगल। तो सीधी सी बात है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो होती है सिंगल लेयर्ड। एक मिनट, हाँ, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो होती है सिंगल लेयर्ड, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो होती है थ्री लेयर्ड। समझे? प्राइमरी सेल वॉल एक ही लेयर की बनी होती है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो तीन लेयर्स की बनी होती है। तभी तो सेल वॉल की थिकनिंग के लिए हम बोलते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं क्या? हाँ, ये क्या है? सेल वॉल है। अरे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स को मिलाकर के हम बोलते हैं कि हाँ ये पूरी क्या है? सेल वॉल है। अब क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल केवल एक ही लेयर की बनी है, प्राइमरी सेल वॉल केवल एक ही लेयर की बनी है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो तीन लेयर्स की बनी है। प्राइमरी सेल वॉल एक लेयर की बनी है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल एक लेयर की बनी है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो तीन लेयर्स की बनी है। तभी तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेल वॉल की थिकनिंग के लिए। समझे? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, टिक करें, कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन हैज डैश लेयर्स ऑफ लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की कितनी लेयर्स होती हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 3, 5, 4 या 2। ऑप्शन डी 2। तभी तो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? लिपिड बायलेयर, है ना? क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर। बाय का मतलब वो वाला बाय नहीं, बाय का मतलब होता है दो। बाय का मतलब क्या होता है? दो। तो सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं लिपिड बायलेयर। क्यों? किस खुशी में? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 2। और लिपिड भी कौन सा होता है? लिपिड भी कौन सा होता है भाई? तो फॉस्फोलिपिड। सब कुछ रिवाइज करते हुए चलो ना, ताकि भूलने की कोई वो ही ना रह जाए, गुंजाइश ही ना रह जाए। तो लिपिड भी कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बोले तो एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, उसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, तो बोल देते हैं क्या? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल।
ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, अरे यार एक लिपिड है मॉलिक्यूल, उसमें क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक लिपिड मॉलिक्यूल है उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ऐसे ही बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स में। बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स में, इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, बायलेयर है, लिपिड बायलेयर है। ठीक है, लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। लिपिड भी कौन सा? फॉस्फोलिपिड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन पिक्चर सेल इज, अच्छा ये जो पिक्चर दी गई है आपको बताना है कि सेल कौन सा है। ऑप्शन ए टर्जिड, ऑप्शन बी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ऑप्शन सी फ्लैसिड, या लास्ट ऑप्शन डी कह नहीं सकते। तो भाई कहने ना कहने की क्या बात है, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको एग्जैक्टली यही पिक्चर दिखाई दी, ध्यान से देखो। इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो ऊपर ऊपर है, ये जो ऊपर ऊपर है, ये ब्लैक कलर की, ये क्या है? सेल वॉल है ना, ये क्या है? सेल वॉल है। और ये जो अंदर ऐसे सिकुड़ सी गई है, ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये जो ब्लैक बोल लो, क्या बोल लो, आपको पता नहीं क्या दिख रहा होगा, कौन सा कलर दिख रहा होगा। चलो एक काम करते हैं ना, मैं इसको ब्लैक से थोड़ी सी हाईलाइट कर देती हूँ, तो आपको ब्लैक कलर ही दिखेगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये कौन सी लेयर है? ये है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल है। ठीक है ना, क्या है? सेल वॉल है। और ये जो ऐसी सुकुड़ सी गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऊपर ऊपर क्या है? सेल वॉल। जो ऐसी श्रिंक हो गई है, ऐसी सिकुड़ गई है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं सिकुड़ी है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेल है, सेल वॉल को मारो गोली। क्यों? अरे सेल वॉल तो रिजिड होती है ना, सेल वॉल तो रिजिड होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वैसे भी सोता हुआ वॉचमैन है सेल वॉल, तो है कि नहीं। तो सेल वॉल तो रिजिड होती है, तो वो तो जो है अपनी जगह से बिल्कुल भी जो है हिलती नहीं है। लेकिन क्या हुआ? सेल के अंदर का पानी कम हो गया, सेल के अंदर का पानी कम हो गया तो सेल श्रिंक हो गया, सेल का कंटेंट जो है वो कम हो गया। तो सेल का कंटेंट कम हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है कम हो गई, यानी कि सिकुड़ गई। अरे सेल के अंदर का जो पानी है वो कम हो गया। मैम कम कैसे हुआ? तो सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल के बाहर निकल आया, सेल के अंदर का पानी सेल के बाहर निकल आया, तो सेल के अंदर का पानी कम हो गया, सेल का जो कंटेंट है वो कम हो गया। जहां सेल का कंटेंट कम हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे श्रिंक हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे श्रिंक हो गई। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। देखो यार, ऐसा है, सीधी सी बात है, सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल से बाहर निकल गया। सेल के अंदर का जो पानी है, सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल से बाहर निकल गया। तो सीधी सी बात है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो कम हो गया, और जहां सेल के अंदर का कंटेंट कम हुआ, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे सिकुड़ गई। समझ रहे हो बात को कि सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल के बाहर निकल गया, सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल से बाहर निकल गया, तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो कम हो गया। और जहां सेल के अंदर का कंटेंट कम हुआ, वैसे ही सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, या आप बोल सकते हो कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई। जैसे ही सेल के अंदर का कंटेंट कम हुआ, सेल के अंदर का कंटेंट कम हुआ, वैसे ही सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई। लेकिन देखो जो सेल वॉल है उस पर कोई असर नहीं हुआ, सेल वॉल अभी भी इंटैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड है। सेल वॉल को कोई मतलब नहीं होता है कि सेल के अंदर चल क्या रहा है, सेल वॉल को कोई मतलब नहीं होता कि सेल के अंदर क्या चल रहा है, कि सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल से बाहर जा रहा है या बाहर का पानी सेल के अंदर आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। सेल वॉल तो रिजिड है, तो वो वैसी की वैसी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो फ्लेक्सिबल है कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है ना, तो वो तो जो है क्या करेगी? सिकुड़ जाएगी।
अरे श्रिंक हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है इसलिए वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब देखो वैसा है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको प्लाज्मोलाइज्ड सेल कब मिलता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल आपको कब मिलता है, चलो देखते हैं। आपके पास एक सपोज प्लांट सेल है, आपके पास क्या है, एक प्लांट सेल है, और ये प्लांट सेल की सेल वॉल है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। समझ रहे हो ना, आपके पास एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल की ये रेड रेड क्या है, प्लांट सेल की ये रेड रेड, प्लांट सेल की ये रेड रेड क्या है, सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल है, और ये हरी हरी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस प्लांट सेल को आपने डाल दिया कहाँ, एक बीकर में, और उस बीकर में क्या है, बीकर में जो है सॉल्यूशन है, बीकर में सॉल्यूशन है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, बीकर में सॉल्यूशन है, रुको रुको रुको, बीकर में कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो बीकर में क्या है, बीकर में है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्वेंट हमने कौन सा लिया है, पानी लिया है। तो कुल मिलाकर के आपके पास एक प्लांट सेल है, आपके पास एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल की ये रेड रेड क्या है, प्लांट सेल की ये रेड रेड सेल वॉल है, और ये हरी हरी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको आपने डाल दिया है कहाँ, एक बीकर में, बीकर में क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बोले तो पानी के साथ क्या है, सॉल्यूट भी है। अरे सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या लिया है, पानी लिया है, तो बेसिकली इस बीकर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, पानी है और सॉल्यूट है। तो ये नीला नीला मैंने क्या बनाया है, ये नीला नीला मैंने पानी बनाया है, ये नीला नीला मैंने पानी बनाया है। तो आप बोलोगे कि मैम आप ही ने तो अभी बताया कि बीकर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पानी के साथ साथ सॉल्यूट भी है, फिर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर जो हमने ब्लू ब्लू बनाया है वो क्या है, सॉल्वेंट है। अरे जो नीला नीला बनाया है वो क्या है, पानी है, लेकिन सॉल्यूट कहाँ है। कोई बात नहीं, अभी बना देती हूँ, क्या जाता है, अभी मैं बना देती हूँ, रुको, यहाँ पर कौन से कलर से बनाया जाए, येलो से। तो नीला क्या है, पानी, अरे 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 रुको, नीला क्या है, नीला क्या है, नीला क्या है, पानी, और पीला क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। नीला क्या है, पानी, और पीला क्या है, सॉल्यूट। अरे नीला क्या है, पानी, और पीला क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। अब तो दिख रहा है कि हाँ बीकर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्वेंट तो हो गया पानी, ब्लू ब्लू, और सॉल्यूट हो गया ये पीला पीला। अब देखो ऐसा है कि जो प्लांट सेल है ना, इस प्लांट सेल में एक वैक्यूल है, प्लांट सेल में एक वैक्यूल है, प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है, और इस वैक्यूल में भरा हुआ है सेल सेप। क्या भरा हुआ है, सेल सेप। और इस सेल सेप में भी क्या है, इस सेल सेप में भी है सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट ते पानी। समझे, जो आपने प्लांट सेल लिया ना, जिसको कि आपने बीकर में सॉल्यूशन के अंदर डुबो करके रखा हुआ है, तो इस प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है अंदर, उसमें सेल सेप है, सेल सेप में सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें भी सॉल्यूट है और पानी। इसका मतलब ये कि जो सेल के बाहर है वही चीज सेल के अंदर भी है, जो सेल के बाहर है बीकर में वही चीज सेल के अंदर भी है, उसके सेंट्रल वैक्यूल के सेल सेप में, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो एक काम करते ना, बना देते हैं तब तो समझ में आएगा। चलो थोड़ा सा मोटा करके बनाते हैं, ओके, थोड़ा सा यहाँ मैं
बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो जो सेल के अंदर है वही चीज सेल के बाहर भी है, जो सेल के अंदर है वही चीज सेल के बाहर भी है। क्या चीज? तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में है क्या? सॉल्यूशन में है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी। यानी कि बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें पानी है और उसमें सॉल्यूट है। जो सेल है उसका जो सेंट्रल वैक्यूल है उसमें जो सैप है उसमें भी क्या है? सॉल्यूट और पानी। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आपको सॉल्यूट ज्यादा कहां दिख रहा है? आपको सॉल्यूट ज्यादा कहां दिख रहा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर? बस इतना बता दो कि आपको सॉल्यूट, ये पीला पीला, आपको ज्यादा दिख कहां रहा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर? तो आप बोलोगे कि मैम जो सेल के बाहर है ना, यहां पर हमको सॉल्यूट ज्यादा दिख रहा है। अरे एक मिनट है, आपने बोला कि मैम इसे देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है बीकर में उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको समझा चुकी हूं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिलेशन कैसा होता है वो हम समझ चुके हैं कि भाई अगर एक ज्यादा हुआ तो दूसरा कम हो जाता है, अगर एक कम हो गया तो दूसरा ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप ही लोगों ने बताया कि मैम सेल, इस पिक्चर को देख करके तो बस यही समझ में आ रहा है कि सेल के बाहर जो सोल्यूशन है, सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेल के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? सेल के अंदर देखो ऐसा है कि सॉल्वेंट ज्यादा है कि नहीं? देखो ना, नीला नीला आपको ज्यादा कहां दिख रहा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर? तो आप बोलोगे मैम सेल के अंदर नीला ज्यादा है, मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट क्या हो जाएगा? कम ना हो जाएगा? सॉल्यूट कम ना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा कम। अब चीजों की टेंडेंसी होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में बहने की, चीजों की टेंडेंसी होती है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जाने की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां है, अरे पानी मतलब कि सॉल्वेंट, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां है? तो आप बोलोगे मैम सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है। सेल के अंदर पानी ज्यादा, सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है। सेल के अंदर पानी ज्यादा, सेल के बाहर पानी कम, तो सेल बोलेगा कि हाय, सेल के अंदर का जो पानी होगा ना, सेल के अंदर का पानी बोलेगा सेल के बाहर के पानी को देख करके कि हाय यहां पे तो मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। तो होगा क्या? पानी जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मुंह उठा करके चला आएगा। समझे? पानी जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया। भाई पानी ज्यादा कहां था? पानी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा था, सेल के बाहर कम था। तो सीधी सी बात है, जो पानी है वो मुंह उठा करके अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला आएगा। मतलब कि सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल के बाहर आ जाएगा, सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल के बाहर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, सेल के अंदर का तो कंटेंट कम हो जाएगा, सेल के अंदर का पानी सेल के अगर बाहर निकल जाएगा तो सेल के अंदर का कंटेंट कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होगी? ऐसे सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी कि अब अपना सेल क्या बन जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड सेल बन जाएगा। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल आपको कब मिलता है? इस कंडीशन में। और ये जो आपके पास सोल्यूशन है, ये जो आपके पास सोल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कि मैम सॉल्यूशन में तो पानी भी होता है, मतलब सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो आपने किस बेसिस पे बोल दिया कि भाई ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है? मैंने पकड़ा सॉल्यूट को, क्योंकि चलती तो सॉल्यूट की ही है, तो मैंने पकड़ा सॉल्यूट को कि भाई सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? अगर ज्यादा है, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट अगर ज्यादा है
तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट कम होगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब आप सेल को कहां डालते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, तो आपको मिलता है क्या, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल। समझे? इसका उल्टा होता है कब, आपको एक टर्जिड, एक मोटा सा फूला सा सेल कब मिलेगा, जब आप सेल को डालोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि उसमें सॉल्यूट होगा कम और सॉल्वेंट यानी कि पानी होगा ज्यादा। तो सेल के बाहर पानी ज्यादा होता है, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें पानी ज्यादा होता है, तो पानी जो ना वो सेल के अंदर घुसता है, तो सेल फूल के ऐसा गप्पू हो जाता है, मोटा जाता है, और उसको हम बोलते हैं टर्जिड सेल। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा, ये शायद मैं आपको बताना भूल गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या है, लिपिड बायलेयर है, ये सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है लिपिड बायलेयर में। इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। देखो ये मैंने क्या बनाई है, ये मैंने लिपिड बायलेयर बनाई है ना, ये मैंने लिपिड बायलेयर बनाई है, एक ये लेयर लिपिड की और एक ये लेयर। देखो ये पिंक पिंक क्या है, इंसान जैसे दिख रहे हैं, ये है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। अगर हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की हम बात करें, तो ये होता है उसका हेड और ये होती है टेल। ठीक, ये आपको दो प्रोटीन दिख रहे होंगे। ये जो प्रोटीन है ये कंप्लीटली धसा हुआ है मेम्ब्रेन में। ये जो प्रोटीन है ये कंप्लीटली धसा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, और ये पार्शियली धसा हुआ है। तो इन दोनों ही टाइप के प्रोटीन, मतलब इन दोनों ही प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब कि कंप्लीटली या पार्शियली धसे हुए प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन ये जो कंप्लीटली धसा हुआ प्रोटीन है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये शायद मैं आपको पिछले सेशन में बताना भूल गई थी, चलो अब बता दिया। तो कंप्लीटली धसे हुए प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच फिनोमेना इज डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको बताना है कि कौन सा फिनोमेना बताया गया है। इस पिक्चर में आपको बताना है कि क्या बताना है, कि कौन सा फिनोमेना है ये। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टिंडाल इफेक्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या लास्ट ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो भाई मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी डिफ्यूजन ही होना चाहिए। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस हैं वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में फैलते हैं। कि किचन में मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं, तो किचन में छोले भटूरे की स्मेल बहुत ज़्यादा है, पूरे घर में छोले भटूरे की स्मेल बहुत ही कम है, तो किचन में स्मेल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और पूरे घर में घर के बाकी कमरों में स्मेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, छोले भटूरे की जो खुशबू है वो धीरे धीरे करके पूरे घर में फैल जाएगी। उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। की जो सब्सटेंसेस है वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में बहने की कोशिश करते हैं, और बहते ही हैं जब तक कि कंसेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनका कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ कम है। अरे देखो ना, मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इधर ज्यादा है और इधर कम है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएंगे, है ना, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएंगे। कब तक, जब तक कि जो है दोनों ही रीजन्स में कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, ये डिफ्यूजन है। आप बोलोगे कि मैम टिंडाल इफेक्ट तो होने से रहा, लेकिन एक्टिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए क्योंकि इन दोनों में ही कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन दोनों में ही कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। कि एक कैरियर प्रोटीन ऐसा है, इसने यहाँ पर मॉलिक्यूल फंसाया और फिर ये ऐसे उल्टा हो गया और यहाँ पे ले जा करके छोड़ दिया।
समझे। लेकिन यहाँ पर कोई आपको ऐसा कैरियर प्रोटीन दिख रहा है क्या, तो फिर कैसे हो सकता है ये, ना ये हो सकता ना ये हो सकता है, सिंपल क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, समझे। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा करेक्ट पूछा है, इट इज अ मेथड ऑफ, इट इज अ मेथड, ये क्या है, इट इज अ मेथड पैसिव, ये कुछ गलत हो गया स्टेटमेंट, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। इट इज अ मेथड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसकी जगह पे स्टेटमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए, करेक्शन कर लेना, इट इज अ मेथड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का मेथड है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। ऑप्शन बी, इट इन्वॉल्व्स, अच्छा करेक्ट ही तो पूछा गया है ना, रुको बाकी भी पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सही है। इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये भी सही है। भाई अगर आप ज़्यादा हाइट से कम हाइट पर आओगे, अगर आप एक पहाड़ से उतर करके नीचे आओगे तो आपको एनर्जी थोड़ी ना लगने वाली है, क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा हाइट से कम हाइट पर आए हो, ऊंचाई से नीचाई पे आए हो, तो आपको कहाँ जो है ना एनर्जी लगेगी, मस्त जो है ऐसे करते करते आ जाओगे। गैशियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही बात है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पैसिव को हटाओ, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, तो करेक्शन कर लेना, इट इज अ मेथड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज अ मेथड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही स्टेटमेंट ये होगा, है ना। सो इट इज अ मेथड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या मेथड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, और मैं तो बोलती हूँ सवाल में भी करेक्शन कर लेना यार, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली हमें यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक, और ये भी सही है कि जो सब्सटेंसेस है वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और डिफ्यूजन से ही क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन सेल के अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जाती है। लेकिन ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक मेथड होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है, और हमको गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था, करेक्शन कर लेना। तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलो, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, बता चुकी हूं, सेल को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया तो सेल क्या होगा, फूल के गप्पू बन जाएगा, ऐसे, है ना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या, हाइपो मतलब कम, तो मैम कम क्या होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अरे यार सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, अरे ये क्या है, वाइफ के जैसी है, और सॉल्वेंट क्या है, हस्बैंड के जैसा है। समझाया था कि नहीं समझाया था, सोल्यूशन में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट है वो वाइफ की जैसी है, जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, हस्बैंड के जैसा है, समझे। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, कम होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ज्यादा होता है। तो आप बोलोगे मैम क्या ज्यादा क्या कम, तो भाई चलती किसकी है घर में, वाइफ की या हस्बैंड की, डेफिनेटली वाइफ की। तो हम जब भी कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं तो सॉल्यूट के हिसाब से ही बताते हैं। तो हाइपरटोनिक में क्या हुआ था, देखो यहां पर हाइपरटोनिक में क्या हुआ था, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा था, हाइपर मतलब क्या, ज्यादा, तो ज्यादा क्या है, सॉल्यूट। हाइपो मतलब क्या, कम, तो कम क्या होगा, सॉल्यूट। इसका मतलब जो सेल के बाहर सॉल्यूशन है ना, उसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट यानी कि पानी ज्यादा है, और सेल के अंदर पानी कम होगा, तो पानी जो है वो सेल के अंदर घुसेगा, तो सेल जो है फूल के गप्पू हो जाएगा। तो बेसिकली हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल फूल जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आरबीसीज आर प्लेस्ड इन, अच्छा इस डायग्राम को देखो, यहां पर जो है आरबीसी को किसी सोल्यूशन में रखा गया है, हमको पता नहीं है कौन सा है, हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। अरे कैसे नहीं कह सकते, देखो यहाँ पे क्या है, आरबीसीज को जो है एक सोल्यूशन में रखा था, और उस सोल्यूशन में रखने के बाद हुआ क्या, आरबीसीज को सोल्यूशन में रखने के बाद हुआ क्या, कि जितना पानी सॉल्यूशन से आरबीसी में गया था उतना ही पानी आरबीसी से सॉल्यूशन में आया। जितना, भाई आरबीसी क्या है, सेल ही तो है ना, तो एक सेल को सॉल्यूशन में रखा है, कौन सा हमें नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आ रहा है इसको देख करके कि जितना पानी सॉल्यूशन से सेल में गया था, जितना पानी सॉल्यूशन से सेल में गया था उतना ही पानी सेल से
बाहर आ गया है सोल्यूशन में। इसका मतलब क्या कि बराबर बराबर चल रही है, जो नेट वाटर मूवमेंट है वो तो जीरो हो जाएगा। अरे यार, सेल में जितना पानी गया है उतना ही पानी सेल से बाहर आ जाएगा सोल्यूशन में। इसका मतलब क्या कि जो नेट मूवमेंट है, जो नेट मूवमेंट है पानी की ऑफ वाटर, क्या होगी? जीरो होगी। और नेट मूवमेंट पानी की कहां होती है? जीरो, आइसोटोनिक सोल्यूशन में। समझे? तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेल ड्रिंकिंग इज, सेल ड्रिंकिंग हम किसको बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को सिंपल डिफ्यूजन ओनली या बल्क ट्रांसपोर्ट। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? जब सब्सटेंसेस बल्क अमाउंट में, जब सब्सटेंसेस थोक के भाव में सेल के अंदर या बाहर करना चाहते, मतलब थोक के भाव में, बल्क क्वांटिटी में सब्सटेंसेस अगर सेल के अंदर आना चाहे, सेल के बाहर जाना चाहे, कैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो उसके लिए लगता है क्या? बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीकों से। एक होता है, देखो, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, अरे 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 इतना मोटा हो गया, देखो, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीकों से। कैसे? एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। एक होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीकों से, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब क्या है? सेल के अंदर कुछ आ रहा है। एक्सो का मतलब क्या है? सेल के बाहर कुछ जा रहा है। तो एंडोसाइटोसिस में फिर आता है क्या? एक फेगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? सॉलिड फूड, सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर आता है। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? फ्लूइड सेल के अंदर आता है। तो जब कोई फ्लूइड सेल के अंदर आए तो हम बोलेंगे कि सेल पानी पी रहा है। भाई हम भी तो जब कोई फ्लूइड पीते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम पी रहे हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं, है ना? तो जब सेल के अंदर कोई लिक्विड आए, फ्लूइड आए, तो उसको हम बोलते हैं सेल इज ड्रिंकिंग, और उसको हम क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो सेल ड्रिंकिंग यानी कि पिनोसाइटोसिस क्या होता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। तो ये क्या है? ये बेसिकली बल्क ट्रांसपोर्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट, कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड इन, कैरियर प्रोटीन कहां चाहिए होते हैं? पिनोसाइटोसिस में, एक्सोसाइटोसिस में, एंडोसाइटोसिस में, या आप बोल सकते हो कहां? फेगोसाइटोसिस में। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स की बेसिकली यहां पर हमसे रिक्वायरमेंट पूछी गई है। तो एक काम करो, अरे यार यहाँ पे ना एक बार और फिर से करेक्शन लगेगा। यहाँ पर करेक्शन क्या करोगे? यहाँ पर करेक्शन कर लो कि इसकी जगह कर लो, इसकी जगह कर लो, क्या कर लो? इसकी जगह कर लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, छोटा सा करेक्शन है, कर लेना। तो कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? पिनो में, एंडो में, फेगो में, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? तो डेफिनेटली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेसाइकल्स विद फूड आर कॉल्ड, वो वेसाइकल्स जिसमें फूड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी वेसाइकल्स, सेक्रेटरी वेसाइकल्स, पिनोसोम्स, फेगोसोम्स। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा फेगोसोम्स। जिसमें पानी होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पिनोसोम्स। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल्स इज डन बाय, सेल्स से वेस्ट का जो रिमूवल है वो किससे होता है? पिनोसाइटोसिस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक्सोसाइटोसिस से, या फेगोसाइटोसिस से? सही जवाब होगा एक्सोसाइटोसिस, है ना? सेल के अंदर का कंटेंट वेस्ट सेल के बाहर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। लास्ट, the hydrophobic part of a phospholipid molecule is head and the hydrophilic part of phospholipid molecule is tail. ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि जैसे कि ये क्या है? एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। तो भाई हेड को तो पानी से प्यार है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। इसको तो पानी से प्यार है ना, तो ये होगा हाइड्रोफिलिक। टेल को पानी से वो होता है डर, तो ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है?
यहां पर बोला जा रहा है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज टेल ना, हाइड्रोफोबिक तो टेल होती है भाई, हाइड्रोफोबिक तो टेल होती है, और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड है, समझे, हाइड्रोफोबिक टेल है, और हाइड्रोफिलिक कौन है, प्यार किससे होता है, पानी से, तो हेड को, तो मतलब ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, फॉल्स, समझे। चलो तो जी आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक आप क्या करोगे, विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।